क्या, भारत के हर गांव में वैद्य हुआ करते थे। भारत के हर गांव की जो न्याय व्यवस्था थी वो अपनी थी, वो किसी राजा के ऊपर, किसी कोर्ट के ऊपर, किसी अदालत के ऊपर, किसी संविधान के ऊपर आधारित नहीं थी। हर गांव का अपना शिक्षा, अपना स्वास्थ्य, अपना न्याय, अपनी धर्म व्यवस्था थी। राजा केवल हमें सुरक्षा प्रदान करता था, बदले में हम उस सुरक्षा के लिए राजा को टैक्स देते थे और जरूरत होने पर सैन्य बल भी प्रदान करते थे। हर गांव की अपनी अपनी सेना तक हुआ करती थी। आगे रक्षा देना। ऐसी व्यवस्था से अचानक क्या हुआ, 1857 के बाद अचानक क्या हुआ कि वो 7 लाख बिल्कुल गायब हो गए। भारत की आयुर्वेद आधारित सारी की सारी स्वास्थ्य पद्धति गायब हो गई। भारत की न्याय व्यवस्था थी वो गायब हो गई। भारत के जो धर्म थे वो जातियों में बट गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। एक बहन के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक परिवार के सदस्य के रूप में, एक समाज के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में, एक संस्कृति के रूप में, एक देश के रूप में और एक दुनिया के रूप में, मानवता के रूप में और जीव के रूप में। नमस्कार, मैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और अहमदाबाद यानी गुजरात तीनों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो सबने अपनी अपनी भाषा में अपने अपने प्रेरणा वाक्यों का उच्चारण किया है। तो मेरे मन में आया कि चलो थोड़ा पंजाब की बात हो जाए। हमारे दशमेश पिता, जिनकी समाधि नांदेड़ साहब में है, उनके आज से 350 साल पहले वचन थे, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गुरु गोविंद नाम कहाऊं, चिड़ियों संग बाज लड़ाऊं तभी गुरु गोविंद नाम कहाऊं। ये जो शिविर है ये कोई सूचना का शिविर नहीं है, ये नेतृत्व विकास का शिविर है। क्योंकि अब मानव इतिहास का जो सबसे बड़ा युद्ध है, जो मानवता के, पर्यावरण के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, न्याय के, जल के, जंगल के, ज़मीन के, जानवर के, सभी के सर्वाइवल का जो एक साथ युद्ध है वो आज हमारे सामने खुल गया है। तो उस युद्ध को लड़ने वाले जो सेनापति होंगे, उन सेनापतियों को तैयार करने का ये शिविर है। इसलिए इस शिविर का जो जज्बा है ना, वो सेनापति से तो कम नहीं हो सकता। और फ़ोन की आवाज़ यहाँ तक पहुँच रही है। तो आज से 350 साल पहले दशमेश पिता ने सबको एक वचन दिया था। तो मेरे साथ हम सब वही गुनगुनाएंगे, ठीक है? देह शिवावर मोहे ही है, ये तो आप भजन की तरह गा रहे हैं, ये भजन के लिए नहीं है। ये आपके दिल की, आपके जज्बे की, आपकी हिम्मत की हुंकार के लिए है। देह शिवावर मोहे ही है, शुभ कर्मन ते कब हूँ न डरूं, देह शिवावर मोहे ही है, शुभ कर्मन ते कब हूँ न डरूं, न डरो अरिसो जब जाए लड़ूं। मैं जब किसी दुश्मन के सामने खड़ा हूं तो मैं कभी, दुश्मन कैसा भी हो, मैं उससे कभी ना डरूं। न डरो अरिसो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं, देह शिवावर मोहे ही है, शुभ कर्मन ते कब हूँ न डरूं,
सिख हो अपने ही मन को। यहाँ सिख का मतलब सरदार है, सरदार का मतलब नेता है। और जो भी समाज की जिम्मेवारी स्वीकार करता है वो सिख है, वो सरदार है, वो नेता है। और सिख हो अपने ही मन को, एह लालच हो गुण तो उचरो। क्योंकि जो भी गुण, जो भी प्रतिज्ञा, जो भी निश्चय आपने किया है उसको आचरण में उतारने का लालच, ये दुनिया का सबसे बड़ा लालच है, जो हर सिख को, हर सरदार को, हर नेता को अपने मन में रखना चाहिए। जब आद की पौध निदान बने, यानी दुनिया में जब बुराई सिर पे आ जाए, सबके सामने आ जाए, अति ही रण में तब जूझ मरो। और वही जो पल है तब अपना तन मन धन निछावर करने का समय आ गया है। देह शिवावर मोहे ही है, शुभ कर्मंते कबहू न डरूं। तो मित्रों, उस शुभ कर्म की शुरुआत बेला हमारे सामने आ गई है। तो आज हमारी युद्ध भूमि क्या है? आज हमारा संघर्ष क्या है? एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक परिवार के सदस्य के रूप में, एक समाज के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में, एक संस्कृति के रूप में, एक देश के रूप में और एक दुनिया के रूप में, मानवता के रूप में और जीव के रूप में। ये सारी की सारी जिम्मेवारियां हैं जिसके लिए एक युद्ध भूमि अभी तैयार हुई। और ये जो युद्ध भूमि है, ये एक दिन में, एक साल में, 10 साल में, 100 साल में तैयार नहीं हुई। ये भूमि क्रमशः कम से कम 1000 साल से बुनी जा रही है। और लगातार बुनते बुनते आज हम उस स्थिति में आए हैं कि जब दुश्मन हथियार और जो रणभूमि है अब हमारे सामने कोरोना के बाद खुलने लगी है। अब तक हमको ये नहीं पता था कि हमने लड़ना किससे है, हमें लड़ना क्यों है और हमें लड़ना कैसे है। आज किससे लड़ना है, कैसे लड़ना है, कहाँ लड़ना है, क्यों लड़ना है और हमारे लड़ने के जो हथियार हैं वो क्या होंगे, उन सब की स्पष्ट करने का समय आ गया है। क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा क्यों लड़ना है, कहाँ लड़ना है, कैसे लड़ना है और हमारा दुश्मन कौन है, हमारे हथियार कौन है, तो हम लड़ेंगे कैसे। और ये जो लड़ाई है ये हथियारों की लड़ाई नहीं है, ये बंदूक की, तोपों की, गोलियों की, भालों की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है मनोयुद्ध की। ये लड़ाई है अपनी बीजों की। ये लड़ाई है हमारी नस्लों की। ये लड़ाई है हमारी फसलों की। ये लड़ाई है हमारे भविष्य की। ये लड़ाई है हमारी संस्कृति की। ये लड़ाई है उस सनातन मूल्यों की जिनको लाखों हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों ने सींचा है और संस्कार रूप में हमारे एक एक जीन में, एक एक शब्द में, एक एक संस्कार में बांध के हमको दिया है। आज वो सब खतरे में है। ये उसकी लड़ाई है। तो युद्ध जितना गहरा होगा, व्यापक होगा,
उसके स्तर भी उतने ही गहरे, उतने व्यापक होंगे। और ये जो युद्ध है ये वास्तविक धरातल से कम मानसिक धरातल पे ज़्यादा लड़ा जाएगा। इसलिए आज हम अगले 1-1.5 घंटे के अंदर इस पूरे युद्ध भूमि के सारे पहलुओं को जरा खोल के देखते हैं। देखना चाहिए कि नहीं? हेलो, ओके। तो मेरे साथ जरा थोड़ा अपना संपर्क, आई कांटेक्ट और पूरी अटेंशन चाहिए होगा, क्योंकि मैं कोई एंटरटेनिंग बातें नहीं करूंगा, मैं कोई जोश से भरने वाली बातें नहीं करूंगा। जोश से पहले होश, और जबर का जो सामना है वो सब्र से होगा। ये होश खोने का समय नहीं है, ये युद्ध में कूद के अपनी जान देने का समय नहीं है, ये जान देने की लड़ाई नहीं है। ये क्या है? एक एक जीव की जान बचाने की लड़ाई है। और ये देने की जल्दबाजी से नहीं जीती जाएगी, ये जान लेने या जान देने की जल्दबाजी से, बहादुरी से नहीं जीती जाएगी। ये संपूर्ण लड़ाई संपूर्ण होश की, संपूर्ण चेतना की, संपूर्ण समझ की, संपूर्ण स्पष्टता की और संपूर्ण हौसले की लड़ाई है। उसके लिए तैयार होना है। तो ये कुछ सवाल हैं जिनसे मैं स्टार्ट करता हूं अपनी बात। भारत में अंग्रेज 1600 शताब्दी में आए। उससे पहले मुस्लिम लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी में भारत में आए। 8वीं-9वीं शताब्दी में मुस्लिम ने आके अपना राज्य स्थापित करना शुरू किया। 11वीं-12वीं शताब्दी में उन्होंने अपना पूरा राज्य स्थापित कर लिया और लगातार 600 साल तक, 600 से 800 साल तक उन्होंने भारत पे राज्य किया। 16वीं शताब्दी में यूरोप से पुर्तगाल, स्पेनिश, बेल्जियम, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश सभी जातियों के लोग भारत में एक एक करके एंटर हुए व्यापारी के रूप में। परंतु जब अंग्रेजों ने भारत पे पहला जो युद्ध लड़ा वो प्लासी का युद्ध लड़ा 1757 में, तब अंग्रेजों का राज भारत में शुरू होता है और 1857 में पूरा भारत अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। ये तो सबको पता है। अंग्रेजों ने जो भारत था वो किससे जीता? मुसलमानों से। ओके, किससे जीता? राजा राजाओं से। क्या उसमें पेशवा भी थे? क्या अकेले मुसलमान थे? क्या उसमें टीपू सुल्तान भी था? क्या उसमें राजपूत भी थे? क्या उसमें ब्राह्मण भी थे? क्या उसमें क्षत्रिय भी थे? क्या उसमें वैश्य भी थे? क्या उसमें शूद्र थे? तो उन्होंने ये जो राज्य है वो 578 राजाओं से जीता। कितने? 578 राजाओं से जीता, जिसमें मुस्लिम भी थे, जिसमें हिंदू भी थे, जिसमें सिख भी थे, जिसमें पेशवा भी थे, जिसमें राजपूत भी थे। यानी भारत की सभी बहादुर कौमें जिनके ऊपर इतिहास में हम गर्व करते हैं उन सब से जीता। ये पहली सच्चाई है जो हमको स्वीकार करनी होगी, क्योंकि ये भावुक होने का नहीं, आंखें खोल के अपनी समीक्षा करने का समय है। हम किसी के ऊपर लांछन नहीं लगा रहे, हम किसी के ऊपर दोष नहीं दे रहे। ये समय है अपनी समीक्षा करने का कि हम जहां हैं वहां कैसे पहुंचे। अंग्रेजों ने भारत में 578 राजाओं के से भारत को जीता। युद्ध कितने किए? अंग्रेजों ने युद्ध कितने किए? अगर इतिहास पढ़ोगे, छोटे बड़े बहुत सारे युद्ध हो सकते हैं, पर मोटे मोटे उन्होंने भारत में 43 यानी 43 युद्ध लड़े। 43। और उनके जो ओपोनेंट थे, विरोधी थे,
जिनके खिलाफ उन्होंने युद्ध लड़े वो केवल 17 थे। अगर हमने इतिहास पढ़ा हो तो उन 17 के नाम आ जाएंगे। पेशवा, मराठा, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, सिख, बंगाल। अगर गिनोगे तो 17 ओपोनेंट, 17 विरोधियों के खिलाफ केवल 17 राजा महाराजा थे जो उनके खिलाफ तलवार उठा के खड़े हुए, जिन्होंने उनके साथ युद्ध लड़ा। उन 17 के 17 परिवारों का एक भी वंशज जिंदा नहीं है जिन्होंने भी युद्ध लड़ा। पेशवाओं का वंशज, टीपू सुल्तान का वंशज, सिखों का वंशज, महाराजा रणजीत सिंह का वंशज, रानी लक्ष्मीबाई का वंशज, कोई नहीं है। उनका नामो निशान मिटा दिया गया। फिर ये सिंधिया कहां से आ गए? ये अमरिंदर सिंह कहां से आ गए? महाराजा प्रताप सिंह, जो आज भी महाराजा कहलाते हैं। ये महाराजा जयपुर, महाराजा जोधपुर और जितनी भी रियासतें थी जिनके महाराजा आज जिंदा हैं, उनमें से क्या किसी एक ने भी अंग्रेजों के खिलाफ कभी कुछ तलवार उठाई, विरोध उठाई? और वो सबके वंशज जिंदा हैं और आज बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के नेता बन के बैठे हैं। ये बात दिखाई दे रही है? हेलो, ये दिख रही है कि जिन्होंने युद्ध किए उनके वंश मिटा दिए गए और जिन्होंने तलवार तक नहीं उठाई, 200 साल तक एक विरोध का शब्द नहीं कहा, वो सारे के सारे जिंदा रहे, ऐशोप्रस्ती में रहे, दुनिया भर में घूमते रहे, गाड़ियां बंगले चलाते रहे, फोटो खिंचवाते रहे, 21 तोपों की सलामी लेते रहे, गोरियों के संग रंगरलियां मनाते रहे। और जब भारत आजाद हुआ तो वही लोग फिर से पॉलिटिक्स में एंटर होके इस दुनिया के, इस भारत की सारी संस्कृति फिर से काबिज हो गए। क्या नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है? अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। अब मैं कड़वे सवाल पूछ रहा हूं। गुजरात से क्या कोई एक भी राजा, महाराजा, क्षत्रिय, राजपूत अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ? गुजरात से सुना? खड़ा हुआ, लड़ा? पूरे राजपुताना से एक भी शस्त्र युद्ध में, एक भी पूरे राजपुताना में 200 साल में जब तक अंग्रेजों का राज रहा, क्या एक भी राजस्थान में राजा महाराजा खड़ा हुआ? मैं दोष नहीं, कमी नहीं, समीक्षा कर रहा हूं अपने इतिहास की। तो मित्रों, हमें फिर से अपने इतिहास को देखने की जरूरत है। दूसरा सवाल, जब अंग्रेज भारत में आए तो भारत की जीडीपी, उत्पादन, आय, राष्ट्रीय आय दुनिया की जीडीपी का 24% था। कितना? 24%। कब तक? 1757 तक। और आगे बढ़े लगभग 1820 तक। 1820 तक, यानी आज से 200 साल पहले तक भारत की जो जीडीपी थी वो दुनिया की जीडीपी का 24% था। यानी जहां आज अमेरिका खड़ा है वहां कौन खड़ा था? भारत खड़ा था। और
भारत की ये जो जीडीपी है ये दुनिया का 24 से 26% थी। ये कब से थी? यानी पहली शताब्दी, यानी अशोक के जमाने से 1820 तक भारत की जो जीडीपी है वो कभी भी 24 से 26% से कम नहीं हुई। दुनिया की दो सभ्यताएं, दो देश, दो संस्कृतियां जो बाजू बाजू में हैं, चीन और भारत, इन दोनों की जीडीपी मिला के दुनिया की जीडीपी का 50% से कम कभी नहीं हुई। 1820 से पहले के इतिहास में इस देश पर कभी बौद्धों ने राज किया, कभी जैनों ने भी राज किया, कभी ब्राह्मणों ने भी राज किया, कभी क्षत्रियों ने भी राज किया, कभी मंगोलों ने भी राज किया, कभी मुगलों ने भी राज किया, कभी गुलामों ने भी राज किया। गुलाम वंश है ना, जो पहला भारत का पे राज करने वाला पहला मुस्लिम वंश है वो गुलाम वंश है। उसमें सारे के सारे राजा गुलाम थे, गुलामों के बेटे थे या गुलाम थे अपने मालिकों के। उन्होंने यह राज्य स्थापित किया। फिर मुगल आए, फिर खिलजी आए, फिर तुगलक आए, परंतु कभी भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि भारत पे कौन से वंश का या कौन से धर्म का राज है। भारत की जीडीपी, भारत की संस्कृति, भारत की आर्थिक संपन्नता कभी भी 24-25% से, दुनिया की 24-25% से कम कभी नहीं हुई। तो यानी भारत की व्यवस्था किसी धर्म, किसी जाति, किसी वंश पे आधारित नहीं थी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि कौन राजा है, किसका राज्य है, किसका साम्राज्य है। फर्क सिर्फ इससे पड़ता था कि भारत का हर गांव आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र था, स्वावलंबी था। और राजा आते थे, उनकी सीमाएं बढ़ती थी, घटती थी। धर्म आते थे, जाते थे, राजनीतिक विचार आते थे, जाते थे, विश्वास आते थे, जाते थे, परंतु भारत की संस्कृति, भारत की शिक्षा, भारत का स्वास्थ्य, भारत का न्याय, भारत की उत्पादन पद्धति, भारत का व्यापार और भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, भारत का जो समाज था, वो बदस्तूर वैसे का वैसा समृद्ध, स्वतंत्र, स्वाभिमानी, स्वावलंबी और विकसित था और वो बना रहा। वो कौन सी व्यवस्था थी? राजा कभी बड़े, कभी छोटे हुए, कभी बड़े साम्राज्य आए, कभी छोटे साम्राज्य आए। कभी भारत पे एक राजवंश यानी मुगलों का, चंद्रगुप्त का या मौर्य वंश का राज्य हुआ, जिन्होंने समस्त भारत की, ईरान से लेके बर्मा तक, श्रीलंका से लेके चीन तक, तिब्बत तक सारे भारतवर्ष को एक राज्य सीमा में बांटा। फिर भारत फिर से टुकड़े हुआ, फिर छोटे छोटे राजवंश आए, फिर से कोई एक राजा इकट्ठा हुआ, एक वंश आया, फिर से उसने भारत को जोड़ा, फिर वो चले गए, फिर छोटे छोटे टुकड़ों से पड़े। इससे भारत की जनता को, भारत की संस्कृति को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भारत की संस्कृति व्यक्ति प्रधान संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति स्वावलंबन प्रधान संस्कृति है। उस संस्कृति को समझना आज फिर से सबसे बड़ा जरूरत है। धर्मपाल जी, आदरणीय राजीव दीक्षित के कई गुरु थे, उनमें से एक गुरु धर्मपाल जी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के सारी की सारी अंग्रेजों की क्या व्यवस्था थी और कैसे भारत की व्यवस्था को अंग्रेजों की व्यवस्था में बदला गया और कैसे भारत की व्यवस्थाएं टूटी, तो उन्होंने उसका अध्ययन अंग्रेजों के द्वारा लिखी गई किताबों से नहीं, स्कूल के सिलेबस से नहीं, उनके द्वारा लिखे गए इतिहास से नहीं किया।
उन्होंने देखा उसमें तो बिल्कुल गड़बड़ घोटाला है, सब झूठ है। हमको गुलाम बनाने के लिए हमको उनको मनाना था कि तुम गुलाम हो, तुम कमजोर हो, तुम अक्षम्य हो, तुम समझदार नहीं हो। यह सिद्ध करने के लिए उन्होंने वैसा इतिहास, वैसे सिद्धांत गढ़े जो हमें शिक्षा के रूप में पिलाए गए। उन्होंने इसका अध्ययन अंग्रेजी जो यहाँ के वायसराय थे, जो यहाँ के गवर्नर थे, जो यहाँ के अधिकारी थे, उनके द्वारा लिखे गए रिपोर्ट्स से उनका अध्ययन किया। तो उस रिपोर्ट से निकलता है कि भारत के अंग्रेजों के आने से पहले 1857 तक भारत में कम से कम 7 लाख गुरुकुल थे, और वो सारे के सारे जो गुरुकुल थे उसमें भारत की कम से कम 73% जो पॉपुलेशन थी वो पढ़ी लिखी थी, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र सभी वंश को समान रूप से शिक्षा का अधिकार था। वहाँ स्त्रियां भी पढ़ती थी और पुरुष भी पढ़ते थे। और ये जो प्रथा थी, ये जो संस्कृति थी, ये उपनिषद काल से सतत बहती आ रही है। ये जो काल था जब, परंतु ऐसा क्या, भारत के हर गांव में वैद्य हुआ करते थे। भारत के हर गांव की जो न्याय व्यवस्था थी वो अपनी थी। वो किसी राजा के ऊपर, किसी कोर्ट के ऊपर, किसी अदालत के ऊपर, किसी संविधान के ऊपर आधारित नहीं थी। हर गांव का अपना शिक्षा, अपना स्वास्थ्य, अपना न्याय, अपनी धर्म व्यवस्था थी। राजा केवल हमें सुरक्षा प्रदान करता था, बदले में हम उस सुरक्षा के लिए राजा को टैक्स देते थे और जरूरत होने पर सैन्य बल भी प्रदान करते थे। हर गांव की अपनी अपनी सेना तक हुआ करती थी आत्मरक्षा के लिए। ऐसी व्यवस्था से अचानक क्या हुआ, 1857 के बाद अचानक क्या हुआ कि वो 7 लाख गुरुकुल गायब हो गए। भारत की आयुर्वेद आधारित सारी की सारी स्वास्थ्य पद्धति गायब हो गई। भारत की न्याय व्यवस्था थी वो गायब हो गई। भारत के जो धर्म थे वो जातियों में बंट गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, और भारत का जो जीडीपी था वो 24% से गिरते 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 1947 में 0.03% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी तक आके रुका। और आज पिछले 75 साल में हमने फिर से एक आज़ाद देश के रूप में अपना काम करना शुरू किया। आज फिर हम दुनिया की तीसरी चौथी नंबर की अर्थव्यवस्था है, मात्र 3% जीडीपी के साथ। हम दुनिया के कितने नंबर की अर्थव्यवस्था हैं? चौथे नंबर की। और हमारी जीडीपी दुनिया की जीडीपी का कितना है? मात्र 3%। और दुनिया की 15% जो जनसंख्या है वो आज भारत में रहती है। यानी दुनिया की 15 पेट भारत में है, रोटी सिर्फ 3 है, और हम उसका भी गौरव ले रहे हैं, और हम इसका भी गौरव ले रहे हैं। वो कौन सी व्यवस्था थी जो पूरी दुनिया को खिला सकती थी, परंतु 1970 में हमारे पास अपने पेट भरने के लिए अनाज भी नहीं था, और हमने मिलके मेहनत की। चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो, चाहे नहरों की बात हो, चाहे डैम की बात हो, हमने सब कुछ किया जो अंग्रेज़ों ने हमको सिखाया। और उसके बावजूद आज हम दुनिया का पेट भरने लायक खेती में स्वतंत्र हो गए हैं। ये दूसरा झूठ है, क्योंकि आज भी भारत की 55% जनसंख्या 22 रुपये और 28 रुपये रोज पे गुजारा कर रही है, और जिनको खिलाने के लिए 80 करोड़ परिवारों को
आज भी हमें 5 किलो अनाज फ्री में बांटना पड़ रहा है। ये दूसरा झूठ है। ये दोनों को हमें साथ साथ रखना पड़ेगा। ये भी सच है कि हमारे पास 2.5 साल का अनाज का भंडार 2 साल पहले तक हुआ करता था। यानी कोई अकाल आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो भारत के हर एक नागरिक को खिलाने के लिए, उसका पोषण करने के लिए हमारे पास 2.5 साल का अनाज सुरक्षित था। क्योंकि एक देश की अंतिम सुरक्षा पद्धति सेना नहीं हुआ करती। सेना तो हुआ करती है, पर सेना तो तभी लड़ेगी ना जब खाने के लिए अनाज होगा। तो एक देश की जो अंतिम सुरक्षा पंक्ति होती है वो उसका अन्न, खाद्य भंडार होता है। जो हमारे पास आज से 2 साल पहले 2.5 साल तक का अनाज हमारे पास सुरक्षित था। आज कितना है? आज कितना है? मात्र 6 महीने का। क्योंकि कोरोना के बहाने, महामारी के बहाने, सहाय के बहाने हमारी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज बांटने के बहाने वो अन्न भंडार लगभग खाली कर दिया है। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है? ये सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ये हो गया। तो इसलिए पिछला साल यूपी और बिहार का और महाराष्ट्र का सूखा था, और इस साल भी सूखा है। पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, जो भारत के अन्न भंडार का 90% कंट्रीब्यूट करता है। कितना? 90%। चावल और गेहूं जो हमारे अन्न भंडार में 90%, जो जिनको भारत सरकार खरीद के अन्न भंडारों में संचित करती है, उसमें इस साल भयंकर बाढ़ है और फसल का नुकसान कम से कम 60% है। यानी आपके अन्न भंडारों में भंडार भरने के लिए, पुनः भरने के लिए इस साल आपके पास अनाज नहीं है। इस साल भी और पिछले साल भी यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में अभी भी सूखे जैसी स्थिति है। यानी हम एक भूखमरी की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, और उससे निपटने के लिए हमारे पास जो तैयारी हमने पिछले 50 साल से रखी थी, वो तैयारी भी हमने नई नीतियों के कारण, नए योजनाओं के कारण वो भी हमने छोड़ दिए। ये हमारी दूसरी स्थिति है। तो आज मैं थोड़ी सी समीक्षा करना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने ऐसा क्या किया कि भारत की सदियों से चलने वाली समृद्ध सभ्यता, समृद्ध शिक्षा, समृद्ध स्वास्थ्य, समस्त न्याय, समस्त धर्म, समस्त संस्कृति जो आज़ाद थी, वो भर भरा के गुलामी के तक आई। वो क्या किया अंग्रेजों ने? अच्छा, इस सभा में कितने लोग ग्रेजुएट हैं? ग्रेजुएट हैं। कितने परसेंट पोस्ट ग्रेजुएट हैं? कितने परसेंट स्कूल मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी तक गए हैं? ओके, तो आप सब ने इतिहास पढ़ा है, तो क्या आपको ये पढ़ाया गया, बताया गया कि अंग्रेज़ों ने ऐसा क्या किया कि भारत के 7 लाख गुरुकुल खत्म हो गए, 7 लाख चिकित्सालय खत्म हो गए, वैद्य खत्म हो गए, 7 लाख से ज़्यादा पंच सरपंच भी रहे होंगे, वो कहाँ गए? वो कैसे खत्म हो गए? क्या कभी पढ़ाया गया, समझाया गया? ओके, तो आज जरा, क्या अंग्रेज इतने बहादुर थे कि उन्होंने मात्र 1 लाख की सेना के साथ, क्योंकि पूरे भारत के इतिहास में अंग्रेजों में कभी भी 1 लाख से ज्यादा अंग्रेज भारत की धरती पे नहीं रहे, तो
क्या 1 लाख की परमानेंट सेना के साथ अंग्रेज इतने सक्षम थे, इतने बहादुर थे कि वो यहां के 578 राजाओं को हरा गए? हेलो, तो उन्होंने कैसे हराया? और उन्होंने युद्ध भी नहीं लड़े, क्योंकि 578 में से केवल 17 लड़े, 551 ने तो कभी हथियार भी नहीं उठाए। तो उनको उन्होंने कैसे मैनेज किया? और उस वही नीति है जो आज भी बदस्तूर लागू है, चालू है। पहले उसको लागू करते थे अंग्रेज, आज लागू कर रहे हैं हमारे नेता और हमारे अभिनेता और हमारे ऑफिसर, जो कहने को हमारे हैं, काम उनके द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं के अनुरूप के द्वारा, उन्हीं के बनाए हुए रीति नीति कानून के द्वारा, उन्हीं के द्वारा परिभाषित किए हुए लक्ष्यों और मापदंडों पे वो काम करते हैं। तो अंग्रेजों ने भारत को सेना से नहीं हराया, उन्होंने अपनी व्यवस्था से हराया। उन्होंने, क्योंकि भारत अंग्रेजों से पहले जितने भी हमलावर आए वो भारत की तलवारों से टकराए, परंतु वो भारत की संस्कृति और व्यवस्था से नहीं टकरा पाए और यहीं रह के यहीं जज्ब हो गए। अंग्रेज पहले थे जिन्होंने अपनी व्यवस्था नहीं छोड़ी, उन्होंने भारत की व्यवस्था को नहीं अपनाया, उन्होंने अपनी व्यवस्था को भारत में लाके थोप दिया, लागू कर दिया। और जब आप किसी प्रदेश में जाओ, अगर आपका आहार व्यवहार वैसा हो जाए तो फिर आपकी ना संस्कृति बचेगी, ना आपकी सोच बनेगी, ना आपका स्वास्थ्य बचेगा, ना आपका परिवार बचेगा, ना आपका कुछ भी बचेगा। तो हमने ऐसा ही किया। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, बहुत सरलता से मैं आपको समझाता हूँ। एक घटना से बात करते हैं, फिर धीरे से हम वहाँ पर पहुँचेंगे। 1757 में भारत की में बंगाल में पहली लड़ाई होती है। उस लड़ाई का नाम है प्लासी की लड़ाई। लड़ाई ऐसे होती है कि वहाँ का नौजवान नवाब है जिसकी उम्र है 22 साल, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठता है, वो अयाश है, वो मनचला है, उसको अपनी अयाशी के लिए कुछ भी करने की हवस उसके अंदर थी। आपको यह देखना होगा कि भारत में अंग्रेजों ने केवल 2 सूबे बांटे, उनके टुकड़े किए। कौन से? एक पंजाब और एक बंगाल। यस और नो? और भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी कहाँ से हुए? पंजाब और बंगाल से। सबसे ज़्यादा लोगों को काला पानी और फांसी किसको हुई? पंजाब और सबसे ज़्यादा लड़ाके कौन कहाँ थे? पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र। ये 3 ही स्थान थे जहाँ पे लड़ाके हुए। अब बंगाल की कहानी सुनते हैं, फिर देखते हैं अंग्रेज़ों ने क्या किया, क्योंकि बंगाल जीत के ही वो पूरे हिंदुस्तान को जीतने में सक्षम हुए। बंगाल 12वीं-13वीं शताब्दी के दौरान केवल एक आदिवासी इलाका था। वहाँ के जो मूलवासी थे वो आदिवासी थे। वहाँ की जो मूल संस्कृति थी वो ना शहरी संस्कृति थी, ना ग्रामीण संस्कृति थी, वो वनवासी संस्कृति थी। तो वहाँ पे हिंदू राजाओं का वंश शुरू हुआ और उन्होंने पूरे बंगाल को बसाने के लिए वहाँ खेती का विकास किया, वहाँ गाँव का विकास किया, वहाँ हिंदू संस्कृति का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। परंतु वो प्रचार प्रसार करने के लिए उनको वहाँ खेती करने के लिए, वहाँ गाँव को स्थापित करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने महाराष्ट्र से कोंकणी ब्राह्मणों को वहाँ लाके बसाया। इसलिए आप देखेंगे बोस, टैगोर, राजा राम मोहन राय वगैरह वगैरह, ये सब क्या है? ब्राह्मण परिवार है। जो वहाँ के बड़े बड़े जमींदार हुए, उन लोगों को बड़ी बड़ी जमींदारियाँ दी गई और उन्होंने पूरे बंगाल को बसाया। तो बंगाल बड़ा उपजाऊ इलाका है। तो
वहाँ पे जाके मुसलमानों ने अटैक किया, और सबसे ज़्यादा जो हिंदू की मुसलमान में जो कन्वर्जन हुई है भारत में, वो सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है? बंगाल में हुई। वो कन्वर्जन वहाँ पे हुई। किस लिए हुई उसकी डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। कहानी ये है, वहाँ पे मारवाड़ी व्यापारी जिसका नाम था अमीचंद, उसको लगा कि व्यापार करने के लिए, पहले हम व्यापार करते थे सतारा से, सूरत से या इस यहाँ की बंदरगाहों से करते थे, परंतु यहाँ पे अटैक बहुत ज़्यादा होते थे, तो उन्होंने बंगाल की खाड़ी से व्यापार करना शुरू किया। तो उनको लगा कि व्यापार के लिए बंगाल अच्छा है, तो उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब से ये कहा कि ये जो बंगाल का परगना है वो हमको दे दो। तो औरंगजेब ने कहा बेचा, कीमत कितनी दोगे? तो दोनों की कीमत नेगोशिएट हुई 70 लाख सोने की मोहरें। मोहर का मतलब होता था 11.66 ग्राम शुद्ध सोने की एक मोहर होती थी, यानी 1 तोले की एक मोहर होती थी। ऐसी कितनी मोहरें? 70 लाख मोहरें, यानी इतना सोने की कीमत रखी गई। अमीचंद ने कहा बस मैं 1 करोड़ देता हूं। तो अमीचंद ने 70 लाख के बजाय 1 करोड़ दिया। तो औरंगजेब गदगद हो गया। उसने कहा अरे तू तो अमीचंद सेठ नहीं है, तू तो नगर सेठ नहीं है, तू तो जगत सेठ है। तो उसको उपाधि दी गई जगत सेठ की। तो जो जगत सेठ अमीचंद था, क्योंकि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भारत में सोना बहुत कम होता है, क्योंकि भारत में सोने के खदानें तो बहुत कम है। गोलकोंडा की एक ही खदान थी, वो भी लगभग बंद हो चुकी। तो भारत में इतना सोना कहाँ से आया? यहाँ के मंदिरों में, यहाँ के मठों में, यहाँ के लोगों के पास, यहाँ के परिवारों के पास, यहाँ के राजवंशों के पास इतना सोना कहाँ से आया? तो उसको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि दुनिया में जो व्यापार अंग्रेज करते थे दुनिया के साथ, अंग्रेजों से पहले, उस व्यापार पे किसका कब्जा था? भारत का। और उस व्यापार को दुनिया भर में व्यापार करने के लिए यहाँ का जो उत्पादन था उसको लेके भारत के जहाज पूरी दुनिया में जाते थे, और भारत के जहाज दुनिया में सबसे अच्छे माने जाते थे। वास्को डी गामा वगैरह को भारत कौन लेके आया? भारत के ही व्यापारी, गुजराती व्यापारी उठा के उनको यहाँ लाए थे, क्योंकि उसके जहाज छोटे से थे, यहाँ के जो जहाज बहुत बड़े थे, वही लेके आए। तो भारत के गांव-गांव से उत्पादन, क्योंकि भारत का, जैसे मैंने कल कहा, क्या भारत का कोई एक भी गांव आज ऐसा है जो अपनी ज़रूरत से 10 गुना का कम का उत्पादन करता हो? हेलो। तो जो 10 गुना उत्पादन है अपनी ज़रूरत का, वो उत्पादन कहाँ जाता है? उस उत्पादन का इस्तेमाल करके उद्योग धंधों से लगा के उसका आगे उत्पादन किया जाता है। जैसे जूट हुआ तो उससे बारदाना बनता है, खिलौने बनते हैं, बस्तर बनते हैं, कपास है उसके बस्तर बनते हैं। तो दुनिया में सबसे बड़ी बस्तर बनाने की जो इंडस्ट्री थी वो कहाँ थी? भारत में। वो कहाँ पर थी? किसी प्रदेश में नहीं, गांव-गांव में थी। तो हर तरह का जो उत्पादन था वो भारत में होता था। उन उत्पादन को यहाँ के मारवाड़ी जो व्यापारी है वो इकट्ठा करके पूरी दुनिया में उसका व्यापार करते थे, और पूरी दुनिया से सोना चांदी कमा के भारत में लाते थे। इसलिए वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना चांदी धन भंडार भारत में इकट्ठा हुआ, और ये व्यवस्था लगातार निर्बाध 16वीं शताब्दी तक चलती रही, और मुगल काल में भी बहुत तेजी से फैली। मुगल काल में भी भारत दुनिया की जीडीपी का 26% था अकबर के ज़माने में। अब इनकी अपनी एक बैंकिंग व्यवस्था थी, क्योंकि भारत से जो भी आप ट्रेड करोगे, व्यापार करोगे विदेशों के साथ, तो वहाँ की मुद्रा में लेन देन करना पड़ेगा। तो हम लोग दोनों मुद्राओं में लेन देन करते थे, सोने में भी और चांदी में भी। भारत के अंदर ज़्यादा जो व्यापार चलता था वो किस में चलता था? सोने में नहीं, ज़्यादातर चलता था चांदी में। परंतु जो बाहर का व्यापार था, दूसरे देशों के साथ व्यापार था, वो किस में चलता था? सोने चांदी दोनों में चलता था। बात समझ में आ रही है? शेरशाह सूरी में उन दिनों अलग अलग राज्यों के अपने अलग अलग सिक्के हुआ करते थे, उनका भार थोड़े बहुत अंतर में एक सा हुआ करता था। ये शेरशाह सूरी था जिसने पहली बार
पूरे भारत के सारे सोने और चांदी के सिक्कों को एक सा किया, उसका भार और मानक एक कर दिया, ताकि आपसी व्यापार में लोग पैसे की बजाय वस्तु का व्यापार करें। क्योंकि जब वस्तु का व्यापार होगा तो लाभ अधिक उत्पादन से होगा, और अधिक उत्पादन से रोजगार बढ़ेगा। अगर रोजगार बढ़ेगा तो उससे व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो जो सभी जगह समृद्धि और खुशहाली आएगी। ये आधार था भारत की खुशहाली का, राइट। शेरशाह सूरी के जाने के बाद मुगल साम्राज्य ने भी भारत की मुद्रा व्यवस्था को एकजुट रखा। इसलिए अंदर जितने भी उतार चढ़ाव रहे, व्यापार पे कभी कोई असर पड़ा नहीं। व्यापार वैसे का वैसा चलता रहा, और विदेशों के साथ व्यापार भी वैसा चलता रहा। व्यापार को चलाने के लिए जितने सोने चांदी के सिक्के होते थे, उसके लिए टकसालें होती थी। क्या होता था? टकसाल। टकसाल कहाँ होती थी? यहाँ तो गांव-गांव में टकसाल थी। यानी जो हमारे सुनार थे, तो व्यापारी कहता था मुझे इतने सिक्कों की ज़रूरत है, उतने सिक्के उसको, वो उतना सोना चांदी वो उसको देता था, वो उतने सिक्के ढाल के उसको दे दिए जाते थे। तो भारत में सोने चांदी के सिक्के की कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। सरकार केवल एक नियंत्रण करती थी कि अगर तुमने इन सिक्कों में किसी तरह की मिलावट की, बांध छोड़ की, तो तुमको सीधी मौत की सजा दी जाएगी। इसलिए भारत में सिक्कों की, सोने और चांदी के सिक्कों की कभी कमी होती नहीं थी। ये एक व्यवस्था थी व्यापार के लिए। दूसरी व्यवस्था थी गांव के लिए। अब भारत के सभी गांव उत्पादन प्रधान थे। कितने % पॉपुलेशन खेती करती थी भारत में? आज 70% से ज़्यादा करती है। पुराने ज़माने में कितनी थी अंग्रेज़ों के आने से पहले? मात्र 30% से ज़्यादा लोग खेती नहीं करते थे। बाकी के जो 70% थे तो किसी ना किसी उद्योग धंधे में थे। क्योंकि उस समय जो लेन देन की व्यवस्था थी वो वस्तु विनिमय था। हम रुपए में लेन देन नहीं करते थे, हम किस में करते थे? और हमारा जो गांव था, हमारे गांव की परिभाषा थी 36 बिरादरी। गांव का मतलब क्या है? जहां 36 बिरादरी के लोग एक साथ रहते हो उसको गांव कहा जाता था। एक भी बिरादरी कम होगी तो गांव बनेगा नहीं। तो बिरादरी का मतलब क्या है? ब्राह्मण, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, मोची वगैरह वगैरह वगैरह। इन 36 बिरादरी के पास 72 कलाएं हुआ करती थी। कितनी कलाएं? 72 कलाएं। तो हर व्यक्ति के पास एक से अधिक कला होती थी, जिसकी जरूरत गांव के हर व्यक्ति को होती थी, राइट। तो हर व्यक्ति के पास कला थी, हर व्यक्ति उत्पादन में सहायक था। इसलिए हर व्यक्ति जब अधिक उत्पादन करता था तो उसका फायदा किसको मिलता था? पूरे गांव को। तो जो व्यक्ति जितना उत्पादक होगा उतना वो पूरे गांव की समृद्धि में सहयोगी होगा। ऐसी व्यवस्था थी। इसलिए उस व्यवस्था में ना कोई अमीर था ना कोई गरीब था। इसलिए उस व्यवस्था में छोटे बड़े का भेद नहीं था। उस व्यवस्था में सभी का मान सम्मान बराबर था, राइट। उस व्यवस्था में भेदभाव की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। जैसा अंग्रेज़ों ने दिखाया है वैसा नहीं था। इस व्यवस्था को आज भी, मुझे नहीं पता महाराष्ट्र के गांव में कैसा है, पंजाब के गांव में आज भी है कि जब कोई व्यक्ति आपको उत्पादन में सहयोग करता है, चाहे वो मजदूर क्यों ना हो, यूपी से आया हुआ मजदूर क्यों ना हो, उसको बोलते हैं साझी। क्या बोलते हैं? साझी का मतलब क्या होता है? साझेदार। वो आपके घर में रहेगा। यानी अमूमन ये व्यवस्था आपको पूरे भारत में मिलेगी। मैं पंजाब का दाखला इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने उसको रूबरू अपनी आंखों से देखा। तो जो मजदूर भी आएगा बाहर से काम करने के लिए, वो आपके घर में रहेगा, वो वही भोजन करेगा जो हम करेंगे। उसको वैसे ही मान सम्मान मिलता है जैसा सभी को मिलता है, राइट।
तो भारत ऐसा समाज था और ये व्यवस्था परंतु सभी उत्पादन करते थे। अगर सरप्लस प्रोडक्शन हो गया, अधिक उत्पादन हो गया हमारी ज़रूरत से, तो हर घर में हम 2 साल का कम से कम अनाज रखते थे। हाँ के ना? 2 साल से अधिक का कम से कम मसाले, दालें, तेल, तिलहन और औषधियां भी रखते थे। हाँ के ना? तो हमें सरकारी अन्न भंडार की जरूरत नहीं होती थी। भारत का हर गांव, हर घर अपने आप में एक अन्न भंडार था। यस, ये हमने अपने अपने जीवन में देखा है कि नहीं देखा? 50 साल पहले हमने सबने देखा है, हम सब करते थे। तो इसलिए दुनिया में कुछ भी होता रहे, भारत का गांव कभी हिलता नहीं था। ऐसी व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे समाज निर्माताओं ने, हमारे नीति निर्धारकों ने भारत में बना के रखी। ये सही व्यवस्था थी या गलत व्यवस्था थी? और अगर आज वैसी हो जाए तो? हेलो मित्रों, उस व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का समय आ चुका है। क्योंकि इस व्यवस्था में महंगाई नाम की कोई चीज नहीं थी, मिलावट नाम की कोई चीज नहीं थी, कमी नाम की कोई चीज नहीं थी। यस और नो? क्योंकि आप अपना ही अन्न, अपना ही तेल, अपनी ही औषधि, अपने ही खान पान का इस्तेमाल करते थे, तो स्वस्थ रहना और बने रहना नेचुरल था, इजी था। यस और नो? तो हम अपने खान पान, अपनी ऋतु, अपने स्वास्थ्य, अपने आयुर्वेद, अपने ज्ञान के लिए खुद जिम्मेवार थे। ये ऐसी व्यवस्था थी। क्योंकि ये व्यवस्था किसी वैद्य के ऊपर, किसी पैथी के ऊपर, किसी डॉक्टर के ऊपर, किसी हॉस्पिटल के ऊपर आधारित नहीं थी, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं थी। ये उसका आधार है। तो भारत का हर व्यक्ति किसी न किसी कला का पारखी था, इसलिए उत्पादन में सहयोग था, इसलिए सबका उत्पादन गांव को समृद्ध करता था और गांव स्वावलंबी रहा हजारों साल तक। अचानक बीच में क्या, पर जो हमारा सरप्लस प्रोडक्शन था उसको बनिया ले जाते थे, क्योंकि हमने सब में 2 साल का स्टोर कर लिया, फिर भी बचा रहा। क्यों? क्योंकि आज भी गांव, भारत का हर गांव 10 अपनी जरूरत से 10 गुना से ज्यादा उत्पादन आज भी करता है। हाँ या ना? तो फिर भी हमारे पास 6, 7, 8 गुना बच जाता था, तो उसको बनिया ले जाता था, वो शहर में लाके उसका व्यापार करता था। व्यापार के लिए सोने और चांदी के सिक्कों की जरूरत पड़ती थी। गांव में तो सोने और चांदी के सिक्कों की अमूमन 90% कोई जरूरत पड़ती नहीं थी। इसलिए हम मनी से नहीं, व्यवहार से जीते थे। हम कंपटीशन में नहीं, सहयोग से जीते थे। हम दुश्मनी में नहीं, ईर्ष्या में नहीं, सह संबंध में जीते थे, सह अस्तित्व में जीते थे। किसके साथ? अपने साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और प्रकृति के साथ। यही तो चाहिए था ना? अच्छा, ऐसी व्यवस्था की आज जरूरत है? हेलो? तो ये व्यवस्था हमें बनानी है कि हमारे पास थी? ये हमारी मेमोरी में है, हमारी संस्कृति में है, हमारे ग्रंथों में है, हमारे संस्कार में है। तो हमको क्या करना है? उन्हीं संस्कारों को फिर से मिलके, बैठ के दोबारा जागृत करना है। यही जिस संस्कृति ने, जिन मूल्यों ने, जिन व्यवस्थाओं ने भारत को असंख्य काल से समृद्ध और पल्लवित रखा है, स्वतंत्र और स्वावलंबी रखा है, वो व्यवस्था आज भी हमारे पास उपलब्ध है और आज भी हमें उसकी ओर फिर से मुड़ना होगा और उसका समय आ चुका है। कितने लोग मेरे साथ हैं इस बात को लेकर? तो मित्रों, हमें बस व्यवस्था बनानी नहीं है,
हमें अपनी व्यवस्था बनानी नहीं है, जो हमारी व्यवस्था थी उसे पुनर्जागृत, पुनः प्रभावित करना है, और उसका समय आ गया है। राइट। और आप जो यहां नेता बैठे हैं, आप अपने अपने गांव का, अपने अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आपको ये व्यवस्था समझ में आती है, कोई ज़्यादा देर लगेगी ये समझने के लिए? अगर अपने गांव में, अपने समाज में, अपने सगे संबंधियों के साथ बातचीत की जाए तो इसको समझने में कितनी देर लगेगी? अच्छा, इस व्यवस्था को सबसे पहले कौन समझेगा? पुरुष समझेंगे कि स्त्रियां समझेंगी? हेलो, कौन समझेगा? स्त्रियां। तो सबसे पहले अपने गांव का पहला कर्तव्य है, क्योंकि मुसीबत आने वाली है, पहला कर्तव्य है हर घर में 2 साल का अनाज, 2 साल का तेल, 2 साल की दालें, 2 साल के मसाले और 2 साल की आयुर्वेदिक औषधियाँ स्टोर करना शुरू कर दो। व्यवस्था को जो थी आज से 100 साल पहले भी थी, इसको विधिवत, जब तक ये व्यवस्था नहीं टूटेगी, क्या भारत को गुलाम बनाना संभव था? तो भारत को अगर गुलाम बनाना है तो ये व्यवस्था सबसे पहले तोड़नी अंग्रेजों के लिए जरूरी थी। इसके साथ दूसरी व्यवस्था, क्योंकि इस व्यवस्था के ऊपर दूसरी व्यवस्था टिकी है, उसका नाम है शिक्षा। भारत के हर गांव में कम से कम एक, अधिक से अधिक 5-7 भी पाठशालाएं और गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल कहां चलते थे? भारत का हर देवस्थान, जिस भी धर्म का हो, जिस भी जाति का हो, वो सब गुरुकुल थे। यस और नो? तो गुरुकुल में क्या सिखाया जाता था? 72 कलाएं पुरुषों को, 64 कलाएं स्त्रियों को और 32 विद्याएं। 32 विद्याएं, 72 कलाएं जो पुरुषों को सिखाते थे और 64 कलाएं जो स्त्री। युद्ध को छोड़ के कुछ वंशों में स्त्रियों को भी 72 कलाएं सिखाई जाती थी, परंतु कम से कम 64 तो सबको सिखाई जाती थी। उसमें से जो विद्या का जो पाठ था वो ब्राह्मण कैसे आता था? उपनिषद है, संस्कृत है, ठीक है, शिक्षा है, कल्प है, ज्योतिष है, आयुर्वेद है। ये जो वेदांत के जो 6 अंग हैं, ये 6 के 6 अंग ब्राह्मण के हिस्से आते थे। ब्राह्मण क्या सिखाता था? कल्प, यानी उच्चारण कैसे करना है, वेद मंत्रों का उच्चारण कैसे करना है, ये शिक्षा है। शिक्षा का मतलब पढ़ाई नहीं है, शिक्षा का मतलब है शुद्ध उच्चारण। उसके बाद कल्प, उसके बाद आता था व्याकरण, उसके बाद आता था छंद, उसके बाद आता था गणित, उसके बाद आता था ज्योतिष। ये 6 जो मुख्य विद्याएं थी, ये ब्राह्मण सिखाता था। परंतु इसके अलावा जो सारी की सारी 72 कलाएं हैं, उसको ब्राह्मण को सिखाने की जरूरत नहीं थी। लोहार कौन सिखाएगा? लोहार के पास जाके सीख लो। बढ़ई कौन सिखाएगा? बढ़ई के पास जाके सीख लो। उसकी कोई यूनिवर्सिटी बनाने की जरूरत नहीं थी। गांव गांव का हर व्यक्ति अपनी जो कला है वो अपनी अगली पीढ़ी को देके उसमें स्थापित करके जाता था। फिर कुछ विशेष कला गुरुकुल होते थे, जैसे संगीत के लिए विशेष गुरुकुल होते थे, आयुर्वेद की ऊंची पढ़ाई के लिए विशेष गुरुकुल हुआ करते थे, युद्ध कला के लिए, मार्शल आर्ट के लिए विशेष गुरुकुल हुआ करते थे, बराबर। ज्योतिष के अध्ययन के लिए, विशेष अध्ययन के लिए विशेष गुरुकुल हुआ करते थे। और इनके ऊपर जो सबसे ऊंची पढ़ाई थी उसके लिए विद्यापीठ हुआ करते थे। तो जो हम बोलते हैं कि मगध विद्यापीठ, और कौन कौन सी?
नालंदा विद्यापीठ और तक्षशिला विद्यापीठ। और ये ऐसी विद्यापीठ थी जो भारत और दुनिया भर के विद्यार्थियों को कला, विज्ञान, संस्कृति, धर्म सब कुछ सिखाती थी। और इसमें एक एक विद्यापीठ में कम से कम 10-10 हज़ार विद्यार्थी होते थे। और वल्लभीपुर में, गुजरात में भी एक विद्यापीठ हुआ करती थी। तो ये जो विद्यापीठों का जाल था, सबसे ऊपर विद्यापीठ थी, उसके बीच में विशेष गुरुकुल हुआ करते थे और उससे नीचे पाठशालाएं हुआ करती थी। पाठशालाएं अमूमन हर गांव में थी। तो माँ बाप तो 5 से 8 साल के बच्चे थे, वो पाठशाला जाते थे। उनको लिखना पढ़ना नहीं सिखाया जाता था, उनको सीधा अनुसरण अनुकरण से सिखाया जाता था। उनको ओरल मैथ सिखाया जाता था, उसको सूत्राचार सिखाया जाता था, उसको 16 संस्कार सिखाए जाते थे, पढ़ाए जाते थे, राइट। और जब बच्चा 8 साल का होता था तो वो गुरुकुल में जाता था। तो गुरुकुल में उसको जो वेदांत के जो 6 अंग हैं, वो 6 के 6 अंग पढ़ाए जाते थे। उसमें जो बच्चा बहुत पारंगत निकल जाता था, वो विद्यापीठ में जाया जाता था। ये भारत की शिक्षा व्यवस्था थी। अच्छा, इस शिक्षा व्यवस्था की सबसे खास व्यवस्था क्या थी? इसमें पाठशाला से लेके विद्यापीठ तक कोई शुल्क नहीं था, क्योंकि भारत की संस्कृति में भिक्षु, शिक्षक, वैद्य, धर्माचारी इन और पंच, इन 5 को वेतन पगार की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ब्राह्मण को क्या मिलता था? पगार मिलती थी? नहीं। पगार लेता था? नहीं। प्रश्रमिक लेता था? नहीं। भिक्षुक, शिक्षक, ब्राह्मण, वैद्य, धर्माचारी और स्त्री, इन 5 को पगार नहीं मिलती थी, पारितोषिक मिलता था। पारितोषिक और पगार में क्या होता है? क्योंकि जो शिक्षक है वो अपनी खुशी से पढ़ाएगा और जो सीखने वाला है, उसका जो अभिभावक है, वो अपनी खुशी से उसके परिवार का जीवन यापन की जिम्मेवारी लेगा। शिक्षक शिक्षा की जिम्मेवारी लेगा अपनी खुशी से, और पूरा का पूरा गांव उनके जीवन यापन की जिम्मेवारी लेगा अपनी खुशी से, अपनी जिम्मेवारी के बाप पे। ये एक व्यवस्था थी। ये समझ में आ रहा है सबको? कितनों ने, क्योंकि यहाँ कुछ बुजुर्ग भी बैठे हैं, कितनों ने इस व्यवस्था के अंतिम कुछ एग्जाम्पल देखे हैं अपने जीवन में? दूसरा, उन दिनों वैद्य एक झोला लेके पूरे गांव घूम जाता था। गांव में घूम घूम के पूछता था कि कैसा स्वास्थ्य है, इस बार का मौसम थोड़ा बदल रहा है, इसलिए थोड़ी सी अपने खान पान में ये व्यवस्था रखना, ये परहेज करना, इस ऋतुचर्या का पालन करना, इस औषधि का इस्तेमाल करना, ये औषधियाँ अपने घर में संचित करके रखना। इस बार जो चौमासा है वो अधिक है, तो इस तरीके के प्रकोप होने की संभावना है, तो ऐसा ऐसा करना। वो सबसे पहले वैद्य का काम लोगों का इलाज करना नहीं था, उनको बीमार ना होना ये सुनिश्चित करना था कि लोग बीमार ना पड़े। ये वैद्य की जिम्मेवारी है, या बीमार का इलाज करना वैद्य की जिम्मेवारी है? हेलो, बीमार ना पड़े इसके लिए वो पहले आपको पथ्य सिखाता था, ऋतुचर्या सिखाता था, आहार सिखाता था, विहार सिखाता था, विचार सिखाता था, व्यायाम सिखाता था। जब ये चारों नाकाम हो जाएं तो औषधि की जरूरत पड़ती थी। औषधि हमारी उपलब्धि नहीं है, हमारी मजबूरी है। इसलिए अस्पताल हमारी उपलब्धि नहीं है, अस्पताल का होना हमारी मजबूरी है, राइट। इसके लिए वैद्य को क्या मिलता था? पारितोषिक, प्राशर्मिक नहीं। तीसरा, एक गांव के, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, एक गांव के सारे गांव के बीच में एक दूसरे के साथ जो संबंध हैं, रिश्ते हैं,
समानता है वो बनी रहे, उसके लिए गांव में पंच परमेश्वर होते थे। उनको क्या 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 मिलता था? उसके लिए न्याय करने के लिए पैसा मिलता था। क्या मिलता था? उनको भी पारितोषिक मिलता था। या सुनो, अब मेरा और जो गांव में जो धर्माधिकारी होता, जो धर्म की शिक्षा देता था, उसको भी क्या पारिश्रमिक देते थे हम लोग? उनको भी हम क्या देते थे? दान देते थे, राइट? अब मैं फिर से एक सवाल पूछता हूं इसी व्यवस्था में कि आज भारत में 7.5 लाख के करीब गांव हैं। गांव कम हो गए हैं, बड़े नहीं हैं, कम हो गए हैं। पहले 7 थे, आज 6.5 लाख के करीब है। एक गांव की बस्ती आमतौर पे 4000 एवरेज पड़ती है। एक गांव में 4000 की अगर बस्ती है तो उसमें शिक्षा ग्रहण करने लायक तकरीबन 1200 के करीब बच्चे होते हैं। उन 1200 बच्चों को शिक्षित करने के लिए कितने शिक्षकों की जरूरत है? हेलो, 1200 बच्चों को संपूर्ण शिक्षा देने के लिए कितने शिक्षकों की जरूरत है? अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा 20। यस, हेलो, ज्यादा से ज्यादा 20। क्या इतने लोग गांव में आज उपलब्ध हैं पढ़े लिखे? है ना? कि उससे ज्यादा है? तो आपको बाहर से लाने की जरूरत है। 1 नंबर 2, आज गांव के सभी लोगों को स्वस्थ रखने के लिए ऋतुचर्या, आहारचर्या, भोजनचर्या, शुद्ध आहार बताने के लिए, समझाने के लिए, और अगर रोग आ जाए उसका उपचार करने के लिए कितने वैद्यों की, कितने परिचारकों की जरूरत है? 4000 परिवार को, ज्यादा से ज्यादा 2। चलो, इमरजेंसी के लिए एलोपैथी अच्छी होती है, परंतु स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद अच्छी होती है। अगर 2 हो तो पर्याप्त है। तो ऐसे लोग भारत में अपने गांव में आज है कि नहीं है? तो 2 ही चाहिए। ओके, गांव के न्याय को बनाए रखने के लिए, न्याय व्यवस्था बनाए कर रखने के लिए कितने वकीलों की, कितने डॉक्टरों की जरूरत है? हेलो, कितनी अदालतों की जरूरत है गांव के लिए? अदालत की, वकील की, डॉक्टर की, जज की कोई जरूरत। ये समय आ गया है कि इनसे या तो इनको बाहर करो या खुद बाहर हो जाओ, क्योंकि इसमें घुसे रहोगे तो किसी गांव में शांति होने की, क्योंकि ये दोनों न्याय के लिए काम करते हैं या रुपए के लिए काम करते हैं। तो इनका फायदा आपके में शांति होना, सामंजस्य होना है, या आपका लड़े रहना है। इसलिए न्याय का काम है लड़ना और लड़ाना। वो सुनिश्चित करेंगे कि आपका जो लड़ाई है, दलील पे दलील, वकील पे वकील, तारीख पे तारीख, मुकदमे पे मुकदमा, रिट पे रिट चलती रहे। इसलिए छोटे से छोटे मुकदमे के फैसला करने के लिए एवरेज कई साल लगते हैं, क्योंकि ये न्याय नहीं अन्याय का संस्थान है। या सुनो, जो अंग्रेजों ने हमारे गांव में डाला, तो अगर भारत के न्याय व्यवस्था में फिर से पहुंचना हो और सारे के सारे 4,000 लोगों में न्याय स्थापित करना हो, तो कितने पंच की जरूरत है? हेलो, 5 या 1? अगर विश्वास हो तो 1 काफी है। या सुनो, उसमें कितना पैसा खर्च होगा? उतने कितने कर्जा लेने की जरूरत है? कितनी रिट की जरूरत है? कितनी फीस की जरूरत है? नहीं। तो लगे हाथ ये भी बता दो, गांव में हमारा आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने के लिए कितने गुरुओं की जरूरत है? तो भारत की शिक्षा, भारत के स्वास्थ्य, भारत के न्याय और भारत की धर्म व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए जरूरत है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और धर्म का व्यापार बंद हो। फिर से कहूं,
भारत की शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और धर्म व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ज़रूरी है कि भारत में हर गांव से शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और धर्म का व्यापार बंद हो। उसके लिए ये करना पड़ेगा कि हमें अपने शिक्षकों की, अपने वैद्यों की, अपने पंचों की और अपने धर्म गुरुओं की जिम्मेवारी फिर से स्वीकारनी होगी। यस और नो? और जैसे ही हम कर लेंगे उसका फायदा किसको होगा? हेलो? तो आपके जीवन में से अपने बच्चों को पढ़ाने की चिंता, उनमें मूल्य सिंचन करने की चिंता, उनको संस्कार देने की चिंता, उनका मार्गदर्शन करने की चिंता और उनको जीवन में सेट करने की चिंता अपने आप मिट जाएगी। डॉक्टरों की दवाई, टेस्ट, ऑपरेशन, कंसल्टेशन और बीमे की समस्या खत्म हो जाएगी और जितने कोर्ट कचहरी, वकील, दलील, मुकदमे हैं वो अपने आप जीवन से बाहर हो जाएंगे। इसी में आज एवरेज एक व्यक्ति का 40 से 50% आय खत्म होती है। या सुनो, तो हमारी बचत कितनी हो जाएगी? 40 से 50%। और उसके बाद जो सुख, खुशहाली, समृद्धि, सामंजस्य, शांति, भाईचारा, प्रेम, सहअस्तित्व, कोऑपरेशन बढ़ेगा, उसका तो कहना ही क्या। तो भारत रुपए पैसे से समृद्ध नहीं था, भारत व्यवस्था से समृद्ध था। भारत रुपए पैसे से समृद्ध नहीं था, भारत व्यवस्था से सिद्ध था। और अंग्रेजों ने, आधुनिक लोकतंत्र ने, आधुनिक शिक्षा तंत्र ने, आधुनिक व्यापार तंत्र ने, आधुनिक उपनिवेशवाद तंत्र ने, आधुनिक मुक्त बाजार तंत्र ने, आधुनिक बैंकिंग तंत्र ने, आधुनिक मुद्रा तंत्र ने भारत की उस समृद्धशाली व्यवस्था को खत्म किया और केवल नफे, नुकसान, बेचने, खरीदने की व्यवस्था को चालू किया। इससे हमारी शिक्षा का व्यापारीकरण हुआ, स्वास्थ्य का व्यापारीकरण हुआ, न्याय का व्यापारीकरण हुआ। अब तो धर्म का, संबंधों का, संस्कृति का, खान का, पान का, रहन का, सहन का, संस्कार का, हर चीज का व्यापारीकरण हो गया। और उसके लिए अब आपको कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए? रुपया। सबसे पहले क्या चाहिए? रुपया। तो अंग्रेजों ने क्या किया? 1870 में एक पहला कानून लागू किया, क्योंकि वो पूरे भारत में घूमे, मैकॉले पूरे भारत में घूमा। उन्होंने कहा कि इनकी तो व्यवस्था ऐसी है कि दुनिया में कुछ होता रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको रुपए पैसे की जरूरत ही नहीं है, यहाँ गरीबी के नाम नहीं है, यहाँ कोई भीख नहीं है, यहाँ हर व्यक्ति शिक्षित है, हर व्यक्ति स्वस्थ है, इसमें आपस में लड़ाई झगड़े नहीं है, यहाँ पे हर व्यक्ति नैतिकता का सहजता से पालन करता है और प्रकृति के साथ, अपने साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और प्रकृति के साथ संतुलन में जीता है। इनको कैसे हराया जाए? तो इन्होंने पहला इसको तोड़ना पड़ेगा, इसलिए इनकी ये जो व्यवस्था है वो तोड़ना पड़ेगी। वो व्यवस्था कौन सी थी? वो सहयोग की व्यवस्था थी। उस सहयोग की व्यवस्था को व्यापार की व्यवस्था में बदलना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया? पहला कानून पास किया कि आज के बाद राजाओं महाराजाओं के साथ संधियां करके उनको बोला कि हमारे पास 1 लाख की सेना है, क्योंकि उस सेना जो राजा थे वो परमानेंट सेना नहीं रखते थे, वो युद्ध के लिए अपने जमींदारों को बोलते थे आ जाओ। तो हम क्या गांव-गांव से सेनाएं इकट्ठी होती थी, लड़ने के लिए जाती थी। परंतु अंग्रेजों के पास बंदूक, तोप और परमानेंट ट्रेंड सैनिक थे 1 लाख के करीब। अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेजों के सामने ये जो असंगठित जो सेनाएं थी वो बहादुर थी पर असंगठित, अनट्रेंड थी। इन सेनाओं के सामने वो खड़े नहीं हो सकते। अंग्रेजों ने इन 551 राजाओं को बोला कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे,
आपको सेना रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आज अग्निवीर है ना, भारत को सेना रखने की जरूरत नहीं है, हम रखेंगे, कॉरपोरेट वाले रखेंगे। तो अंग्रेजों ने बोला कि हम आपके लिए लड़ेंगे, तो बदले में क्या करो, अच्छा आपको टैक्स इकट्ठा करने की भी जरूरत नहीं है, आपके लिए टैक्स भी हम इकट्ठा करेंगे, आपके लिए युद्ध भी हम लड़ेंगे, टैक्स भी हम कराएंगे। और फिर भारत के इन्हीं राजाओं के मंत्रियों संतरियों को, क्या आप उसके मंत्री हो तो आपको तनख्वाह मिलती है। तो अंग्रेजों ने बोला कि ऐसा कर, तुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, तेरा काम भी हम कर देंगे और बदले में हम तुमको 3 गुना तनख्वाह देंगे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे जो ब्राह्मण थे, हमारे जो वाणिज्य वाले थे और हमारे जो मारवाड़ी थे, जो राजाओं के मंत्री होते थे, उनकी तनख्वाह 3 गुना करके उसके सामने गाजर लटका दिया कि आपको कुछ नहीं करना, घर बैठना है, मौज करनी है। तो आपके लिए कानून भी हम बनाएंगे, व्यवस्था भी हम चलाएंगे, न्याय भी हम चलाएंगे और साथ साथ में आपकी सुरक्षा भी हम करेंगे और टैक्स भी हम करेंगे। ये अंग्रेजों ने किया और हमारे जो सारे मंत्री संतरी और राजा ऐशो आराम में जाके बैठ गए। अंग्रेजों ने पहला कानून बनाया टैक्स का। उन्होंने कहा आज के बाद हम आपसे वस्तु नहीं लेंगे टैक्स में, हम आपसे सोना लेंगे। तो जो किसान पैदा करता था, अपनी ज़रूरत का 2 साल में रख के पूरे गांव को वस्तु विनिमय में बांट देता था और उसका एक हिस्सा, 6 से 10वां हिस्सा राजा को भी टैक्स के लिए, सुरक्षा के लिए देता था और वो समृद्ध रहता था। अचानक अंग्रेज़ों ने मना कर दिया कि अब हम आपसे अनाज और वस्तु नहीं लेंगे। क्या लेंगे? सोना। और किसान के पास तो अन्न के अलावा सोना नहीं है। तो अचानक किसान सोना कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएगा? अब मजबूरन किसान को अपना अन्न लेके बाजार में खड़ा होना पड़ा, यानी किसान बाजार में आ गया। वैद्य को टैक्स देना है तो वैद्य सोना कहाँ से लाएगा? तो वैद्य को भी अपनी चिकित्सा के लिए पैसा लेना पड़ा और पंच को भी टैक्स देना है, वो कहाँ से लाएगा? तो वैद्य को भी अपनी न्याय बेचनी पड़ी और साधु को भी मंदिर चलाने के लिए कहाँ से आएगा? क्योंकि सभी ने अपनी अपनी वस्तु बेचने लगे तो साधु को भी मिलना बंद हो गया। अब साधु ने भी वस्तु मांगने की बजाय, सहयोग मांगने की बजाय, दान मांगने की बजाय, सेवा मांगने की बजाय क्या मांगना शुरू किया? पैसा। तो अंग्रेज़ों ने इस सारी व्यवस्था के अंदर एक पैसे नाम का वायरस डाल दिया, जहां संबंध, सहयोग, प्रेम, शुद्धता, स्वास्थ्य, न्याय से व्यवस्था चलती थी, उसकी जगह किसको डाल दिया? मजबूरी से। और अपने आप गुरुकुल गिर गया, अपने आप वैद्य गिर गया, अपने आप न्याय गिर गया और अपने आप धर्म गिर गया और उसकी जगह बाजारवाद चालू हो गया। तो अंग्रेज व्यवस्था कुछ नहीं है, सब कुछ खरीदने बेचने के लिए किया जाए, ये है आधुनिक व्यवस्था। और सब कुछ समाज का है, समाज के सहयोग के लिए, समाज के लिए किया जाए, ये थी भारत की व्यवस्था। बस इतना सा ही हुआ है। और अब हमें, उसके बाद हमने क्या बेचना शुरू कर दिया? जमीन। उसके बाद हमने क्या बेचना शुरू कर दिया? अपना ज्ञान, अपनी विद्याएं, और भी बेचना शुरू कर दिया अपनी संस्कृति। और फिर जब यही प्रेशर महिलाओं पे आएगा तो महिलाओं को भी बाजार में उतरना पड़ा। उससे पहले हम महिलाओं को कभी भी पैसे से डील नहीं करते थे, इसलिए हमारे गांव में कोई बुढ़ा, कोई अनाथ, कोई महिला बेसहारा नहीं थी, क्योंकि सभी बुजुर्ग, सभी बच्चे, सभी महिलाएं समाज की जिम्मेवारी थी और वो समाज उनको लेके चलता था। अब किसी के पास उनकी जिम्मेवारी देने के लिए अधिक नहीं है, तो महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग बेसहारा हुए
अब जिसके पास जो होगा वो वही बेचने के लिए मजबूर हुआ। यहाँ से हमारी संस्कृति का, संबंधों का संपूर्ण पतन शुरू हुआ। तो ये जो पतन है ये अनैतिकता के कारण हुआ या व्यवस्था के कारण हुआ? तो हमें भारत में नैतिकता लाने के लिए नैतिकता का प्रचार करना है, गुरु महाराज को बिठा बिठा के प्रवचन करवाने हैं, डायरे करवाने हैं, भजन करवाने हैं, या अपनी व्यवस्था स्थापित करनी है? और उससे कम में कुछ नहीं काम करेगा। इसलिए जनता सरकार मोर्चा व्यवस्था परिवर्तन का मोर्चा है, ज्ञान का मोर्चा नहीं है, पॉलिटिक्स का मोर्चा नहीं है, व्यापार का मोर्चा नहीं है, पॉलिटिक्स का मोर्चा नहीं है, सत्ता का मोर्चा नहीं है, यह संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का मोर्चा है। और यह व्यवस्था हमें बनानी नहीं है, खोजनी नहीं है, डेवलप नहीं करनी है, जो थी उसको समझना है और उसके मुताबिक फिर से वापस लौट जाना है। यही है हमारी घर वापसी, क्योंकि इसी में हमारा काम, इसी में हमारा अर्थ, इसी में हमारा धर्म और इसी में हमारा मोक्ष अपने आप पूरा होता है। हमें करना नहीं पड़ता, ये अपने आप सहजता से पूरा होता है। और मैं आपसे बात करूं, इस व्यवस्था के चलते जो अंग्रेजों ने हमको दी, उस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उन्होंने वैसे इंस्टीट्यूशन को, उन्होंने क्या किया? शिक्षा तोड़ दी, स्वास्थ्य तोड़ दिया, न्याय तोड़ दिया, धर्म तोड़ दिया। उसका व्यापारी कैसे तोड़ा? उसका व्यापारीकरण कर दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, धर्म में से व्यापार को बाहर हटा देना। इतना ही है, उसकी व्यवस्था करेंगे वो भारत में। फिर उन्होंने क्या किया? जमीन का व्यापार शुरू किया, खनिज का व्यापार शुरू किया, पानी का व्यापार शुरू किया, हवा का व्यापार शुरू किया, नज़ारों का व्यापार शुरू किया, दृश्यों का व्यापार शुरू किया और हर चीज मोनेटाइज कर दी और सरकारों के रूप से उसको बेचना और खरीदना शुरू किया। पहले गांव का सारे साधनों के ऊपर गांव की जवाब मालकी थी, तो ऐसे नियम बनाए गए कि गांव का था उसके ऊपर किसकी मालकी करनी है? किसकी मालकी करनी है? सरकार की। तो उन्होंने एक ऐसी राज्य व्यवस्था का सृजन किया जिसमें जो समाज के साधन हैं उनके ऊपर सरकार की मालकी हो और सरकार के ऊपर कुछ लोगों की मालकी हो। ऐसी व्यवस्था का उन्होंने निर्माण किया और उस व्यवस्था का नाम है डेमोक्रेसी, जो लगती है सब कि जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की जो व्यवस्था है उसको डेमोक्रेसी कहती है। ये सबसे बड़ा झूठ है जो आजकल हम देख रहे हैं। यस और नो? ये सबसे बड़ा झूठ है। ये देखने में लगता है, इसका मतलब ये है कि अंग्रेजों ने जब भारत को आजाद किया तो भारत में 558 रियासतें थी। तो अगर भारत को गुलाम रखना है तो उनको फिर से 558 लोगों को फिर से कब्जा करना पड़ेगा, है या ना? तो हर एक की अपनी बहादुरी, अपनी शिक्षा, अपना स्वास्थ्य होगा, उनको जीतने में उनको 100 साल लगे। अब अंग्रेज जाते जाते एक ऐसी व्यवस्था कर गए कि एक आदमी को कंट्रोल कर लो, सारी व्यवस्था हमारे कंट्रोल में। तो उसकी जगह उन्होंने 578 को निपटा के साइड पे रख के उसकी जगह प्रधानमंत्री बिठा दिया और एक प्रधानमंत्री कंट्रोल कर लो, सब अपने कंट्रोल में। इसका नाम है डेमोक्रेसी। प्रधानमंत्री किसका है? हाँ, अब इनका कहना है प्रधानमंत्री किसका है? आपको लगता है आपका है, आपका है, आपका है, आपका है, आपका है, आपका है। किसका है? जो उसको पैसे देता है। तो प्रधानमंत्री किससे इलेक्शन लड़ेगा? तो इलेक्शन कैसे लड़ेगा? पैसे से। और पैसा कौन देगा?
उद्योगपति, और उद्योगपति को पैसा कौन देगा? बैंक। तो प्रधानमंत्री किसका होगा? या उद्योगपति का होगा या बैंक का होगा। और बैंक किसके हैं? रॉकफेलर के और रोथशाइल्ड के। सिंपल। तो हमें उस व्यवस्था को फिर से जनता की व्यवस्था में बदलना है। तो जनता की व्यवस्था के लिए जनता को स्वतंत्र करना होगा, और जनता को स्वतंत्र करने के लिए जनता की शिक्षा, जनता का स्वास्थ्य, जनता का न्याय, जनता का धर्म फिर से स्थापित करना होगा। उसको व्यापार मुक्त कर दो, फिर से हमारी व्यवस्था आ जाएगी। यस और नो? यस और नो? तो हमें नेशनल डेमोक्रेसी चाहिए या ग्राम स्वराज चाहिए? और ग्राम स्वराज का मतलब क्या है? हेलो, जनता ही, और जनता ही सरकार का मतलब क्या है? कि गांव का शिक्षा, गांव की शिक्षा का हर एक निर्णय, हर एक साधन, हर एक बच्चा, हर एक पाठ्यक्रम कौन निर्धारित करेगा? गांव। गांव का स्वास्थ्य, इसका क्या मतलब है? गांव की हर एक जीव को, जंतु को, पेड़ को, फसल को और इंसान को स्वस्थ रखने के लिए उसकी संपूर्ण व्यवस्था की जिम्मेवारी और निर्णय किसका होगा? गांव का होगा। गांव का न्याय, गांव में रहने वाले सभी लोगों के बीच में सामंजस्य, सुख, शांति, समझ, सहयोग बना रहे, न्यायपूर्वक, न्यायोचित तरीके से, इसका निर्णय कौन लेगा? गांव लेगा। राइट। परंतु यहां अगर ये आपने कर लिया, परंतु आपका जल, आपकी झील, आपकी नदी, आपके साधन, आपके पेड़, आपके जंगल, आपके खनिज, आपके जानवर के ऊपर अगर किसी और का अधिकार है तो आप क्या करोगे? तो यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि गांव के जल, जंगल, जमीन, जानवर के ऊपर गांव की जवाबदारी, गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गांव का निर्णय चलेगा। उससे कम में गांव स्वराज स्थापित नहीं हो सकता। हेलो, तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये ऐसी व्यवस्था हो जाए, इस समय हमारी नदियां, हमारे तालाब, हमारे कुएं, हमारी बावड़ियां, हमारे झरने सारे के सारे गंदे हो गए हैं, अव्यवस्थित हो गए हैं। हमारे सारे के सारे जो जंगल हैं वो खत्म हो गए हैं। हमारे गांव के या तो जानवर खत्म हो गए हैं, और जो हैं वो वैक्सीन के ऊपर, टीके के ऊपर, अशुद्ध भोजन के ऊपर, अशुद्ध व्यवस्था के ऊपर निर्धारित हैं और खत्म होने की कगार पे हैं। और हमारा जल, हमारे जंगल, हमारे जानवर, ये तीनों के तीनों अव्यवस्था का शिकार हो गए। अगर गांव में स्वराज हो जाए और आपको अपने गांव की सारी तालाब, सारी बावड़ियां, सारे कुएं और सारी नदियां फिर से दोबारा जीवंत करनी है, तो कितने साल लगेंगे? जिसमें सरकार का एक पैसा नहीं चाहिए। गांव की मेहनत से, गांव के सहयोग से, गांव के प्रयास से, गांव के निर्णय से अगर गांव के झील, गांव के तालाब, गांव के झरने, गांव की बावड़ियां, गांव के कुएं फिर से, झरने फिर से चालू करने हैं, तो कितने साल लगेंगे? 1 से 5 साल। गांव के सारे जंगल, जितनी पॉपुलेशन है उससे कम हर गांव में कम से कम 30 से 40 एकड़ का जंगल होना चाहिए। कितने साल लगेंगे वो आने में? 5 से 10 साल। जितने जानवर, जितनी प्रजातियां गांव में फिर से चाहिए, कितने साल लगेंगे उनको फिर से पैदा करने के लिए, बसाने के लिए? 5 से 7 साल। जल,
जंगल और जो आज हम अपने व्यापार के नाम पे, फसल के नाम पे, अन्न के नाम से, उपज के नाम से, व्यापार के नाम से, नफे के नाम से जो अपनी जमीनों में जहर डाल रहे हैं, उस जहर को फिर से निकाल के उस जमीन को फिर से शुद्ध करने में कितने साल लगेंगे? 3 से 5 साल। कौन करेगा? बीजेपी करेगी, आम आदमी पार्टी करेगी, कांग्रेस करेगी, जनता दल करेगा? कौन करेगा? आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। और कब करोगे? यही जनता सरकार मोर्चे की उद्घोषणा है कि जनता की सरकार, जनता की व्यवस्था, जनता के द्वारा, जनता के प्रयास से, जनता की जिम्मेवारी से और आज से। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो अंग्रेजों ने ये व्यापारीकरण से, शिक्षाकरण से, मीडिया के द्वारा गलत शिक्षा, गलत आचार, गलत व्यवहार, गलत प्रचार से ये जो गलत रिवायतें डाल रही हैं, अगर मैं 2 घंटे में आपको समझा सकता हूं तो आपको अपने गांव को मिलके इस बात पे समझने में कितनी देर लगेगी? वही हमारा चुनौती है। तो हम कब तक समझाएंगे? जब तक वो नहीं समझते, जब तक वो नहीं समझे। कैसे समझाएंगे? जैसे वो समझते हैं, राइट? तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हेलो, हम कौन? आपके गांव की जिम्मेवारी मैं लूंगा, आपके जो गांव की जिम्मेवारी ये लेंगे। कौन लेगा? कौन? हम या मैं? यहां से शुरू होता है व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। कि मैं समझूंगा तो मैं अपने परिवार को, अपने समाज को समझा लूंगा। मैं सुधरूंगा, मैं अपने परिवार को, अपने समाज को सुधार लूंगा। मैं चलूंगा तो अपने परिवार, अपने समाज को चला लूंगा। यही नेतृत्व और व्यक्ति निर्माण है। खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।